स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या आवाज आ रही है? काइंडली कोई एक स्टूडेंट बता दे ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। एहसान शफीक, बेटा सब क्लियर है? हेलो, अली हमाद बता दे 81 रोल नंबर। जी जी, अली बॉस, गुलाम बॉस। जी सर, सारा क्लियर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यूनिट नंबर बेसिकली 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा यूनिट है और कंफर्टेबली पढ़ा जाना है ऑनलाइन। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट कल कह रहा था लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो, जहां तक मुझे लगता है, वो कोई भी नहीं करवा रहा, और अगर होगा वो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। अगर आप लोग ये थर्मोकेमिस्ट्री वर्ड देखो, तो थर्मोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है, ये दो बेसिकली वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है थर्मो और दूसरा है केमिस्ट्री। जो वर्ड होता है ना थर्मो, इसका मतलब होता है टेम्परेचर या हीट चेंज, और केमिस्ट्री में हम, आपको पता है, रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस को। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो, हीट रिलीज हो रही हो या अब्जॉर्ब हो रही है, वैसे तो हर रिएक्शन में हीट जो है वो या तो रिलीज हो रही होती है या फिर अब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन अगर हम बैलेंस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के साथ 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 ये भी मेंशन करें कि कितनी हीट जो है वो रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम कहते हैं, स्टडी को कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, और जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर हम इसको जरा थोड़ा सा देखें, एक मिनट, या आप लोगों को ना नीचे कुछ एग्जांपल्स नजर आएंगी ये वाली। जैसे यहाँ पर आप देखो, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब वो ये केमिकल रिएक्शन है जर्नल सा। अब इसको देख लेते हैं कि बैलेंस है, ये बैलेंस ही है, कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल क्वेश्चन है। क्या हमने जस्ट बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखी है, उसके साथ ये नहीं लिखा कि कितनी हीट रिलीज हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है, ये मेंशन किया है कि 393 किलो जूल पर मोल जो है हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन लिखने के साथ ये भी मेंशन कर देंगे कि कितनी हीट जो है रिलीज हुई या अब्सॉर्ब हुई, यानी इस रिएक्शन में कितनी हीट इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। द स्टडी इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री एंड, तो जो इक्वेशन होगी उसको कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हीट रिलीज हो सकती है या हीट अब्सॉर्ब हो सकती है। अगर हीट हो रही है रिलीज, तो ऐसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है गो आउटसाइड, यानी बाहर जाना। थर्मिक का मतलब हीट है, यानी कि हीट का बाहर जाना, हीट का रिलीज होना। और अगर हीट जो है रिलीज हो रही है, उसको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो इस रिएक्शन में हीट क्योंकि रिलीज हो रही है, इसलिए इसको 393 के साथ नेगेटिव लगा रहे हैं। किलो जूल पर मोल जो है हीट का यूनिट है। ठीक है, कि एक मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान जो है, 1 मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान 393.7 किलो जूल जो है एनर्जी रिलीज हुई है। अगर यही रिएक्शन जो है उसमें हीट अब्जॉर्ब होती, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। लेट्स अगर आप इसके नीचे देख सकें क्वेश्चन, 1 सा मिनट, आप इन क्वेश्चंस में से अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें, वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है। वाटर की इसमें ब्रेकडाउन हो गया, कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में H2 में और हाफ O2 में। ये हाफ इसलिए लगाया ताकि
इस क्वेश्चन को बैलेंस किया जा सके। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ O2 के साथ हमने हाफ लिख देना है ताकि O2 का हाफ यानी 1 OH हो। तो जब वाटर एक हमारे पास मोल की ब्रेकडाउन होने से H2 और हाफ O2 प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे कितनी हीट इसके लिए रिक्वायर्ड है? 285 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ जो है पॉजिटिव में लिखा है, इसका मतलब है हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है अब्सॉर्ब हो रही है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडो मीन गो इनसाइड एंड थर्मिक मीन हीट, यानी कि हीट जो है वो अंदर अब्सॉर्ब हो रही है और इसको पॉजिटिव साइन से मेंशन किया जाता है। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, और जो ऑक्सीजन है वो भी गैस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ जो है उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बदल दी जाए तो फिर जो हीट इन्वॉल्व है, जो हम ये वाली हीट मेंशन कर रहे हैं, ये भी चेंज हो जाती है। ये जो हीट इन्वॉल्व है इन फिजिकल स्टेट्स में रिएक्टेंट या इन फिजिकल स्टेट में प्रोडक्ट के लिए, अगर हम यही वाटर जो है वो गैस फेज में लेते, ठीक है, या हम आइस फेज में लेते सॉलिड फेज में, तो हाइड्रोजन हम किसी और फेज में प्रोड्यूस कर रहे होते, चाहे इसी फेज में प्रोड्यूस कर रहे होते, तो ये 285.58 किलो जूल पर मोल हीट इन्वॉल्व नहीं होनी थी, उसकी वैल्यू कुछ और होनी थी। यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स को चेंज करने से अब हम जो भी लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली अब हम स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स लिख रहे हैं। यानी रूम टेम्परेचर में हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड फेज में अवेलेबल है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास गैस फेज में, और ऑक्सीजन जो है वो गैस फेज में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी है वो स्टैंडर्ड होंगी, यानी रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर याद रख लेना कि आपने 25 डिग्री स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर एग्जांपल अब मैं एक ये भी बात बताने लगा था कि अब वाटर की जब ब्रेकडाउन हो रही है तो हाइड्रोजन और हाफ O2 प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड है? 285.58 किलो जूल पर मोल। अगर यही हम रिएक्शन को रिवर्स रखें, यानी रिएक्शन को इस तरह लिखें कि जी से हमारे पास जो है यहाँ जो है जी दैट इज हमारे पास हाफ O2 in gas phase, it react with hydrogen in gas phase, and in this way 1 mole of water is produced in liquid phase। और इसके लिए जो इंथॉल्पी चेंज होगी वो हमारे पास -285.58 ही होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जब रिएक्शन हमने वाटर की ब्रेकडाउन के लिए लिखा था तो इसमें हीट जो है अब्जॉर्ब हो रही थी। जब हमने इनको कंबाइन करवाया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, यानी इसी रिएक्शन को रिवर्स लिखा, तो जो हीट है वो भी उतनी ही है, अमाउंट सेम, लेकिन 285 है, लेकिन हीट जो है इस केस में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ये आपने याद रखना है। अगर आप उसी रिएक्शन को रिवर्स लिखेंगे तो जो हीट जितनी हीट होगी उन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहते हुए उसकी वैल्यू उतनी होगी, लेकिन अगर पहले रिलीज हो रही थी वो अब्जॉर्ब होगी, अगर अब्जॉर्ब हो रही थी उसको आपने रिलीज करवा देना है। और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जब कोई हीट जो है वो रिलीज हो रही हो किसी रिएक्शन में, तो जाहिर बात है हीट के रिलीज होने से पहले मॉलिक्यूल्स को जब अंदर से उनके बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन से या उनकी बॉन्ड्स की न्यू फॉर्मेशन से जब उनको हीट मिलनी है तो पहले उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना है, ठीक है, उस सिस्टम ने वार्म अप हो जाना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरी बॉडी के अंदर हीट जो है वो जनरेट हो रही हो, ठीक है, मेरे अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन से या फॉर्मेशन से हीट जो है रिलीज हो रही हो, जाहिर बात है एज इट इज मेरा टेम्परेचर सेम तो ना रहना, पहले मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, फिर मैंने जब इन्वायरमेंट को हीट लूज करनी है, लॉस करनी है, तो मेरा ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो दोबारा फॉल कर जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि किसी कोई हमारे पास रिएक्शन है उसमें जो है हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो अब्जॉर्ब होके कहाँ जानी है? उनके अंदर बॉन्ड्स की फॉर्म में जानी है, ठीक है, उनके अंदर स्टोर होनी है।
तो जब मैं पहले हीट को ऑब्जॉर्व करूंगा, पहले मेरा टेम्परेचर जो है, जाहिर बात है कम होगा, फिर मैं हीट अब्जॉर्व करूंगा, मेरा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो हीट जो है वो उसके अंदर बॉन्ड्स की फॉर्म में जब स्टोर हो जाएगी, तो फिर जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा शायद तकरीबन। इसके बाद जो है छोटा सा एक पॉइंट है, 1 सा मिनट, क्या हो रहा है यार। अच्छा, यहाँ पर ये आना है, ये लास्ट पेज है। एक मिनट, क्या हो रहा है यार। कौन सा, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इंकन्वीनियंस। अच्छा, एक और पॉइंट आपके लिए है, ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मुराद ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही खुद ब खुद है, ठीक है। फ्रॉम नॉन एक्लिबियम स्टेट टू एक्लिबियम स्टेट, जिसको करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की, किसी ब्रूनी एक्सटर्नल असिस्टेंस मीन मदद, उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए बगैर किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे यहाँ पर उन्होंने दो रिएक्शन लिखे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वा सोल्यूशन है, HCl का एक्वा सोल्यूशन है, इन दोनों के कंबाइन होने से NaCl की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर बन रहा है। अब एसिड बेस मिलाते हैं तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं चाहिए, जस्ट आपने दोनों को कंबाइन करना है, रिएक्शन फटाफट खुद ही हो जाना है। तो ये वाला जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है। नीचे आप रिएक्शन देखो, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलहदा हो जाएगी। ये वाला रिएक्शन भी खुद ब खुद हो जाना है, आपको कोई इसको हीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी आप जग में रख दें वो खुद ब खुद एवेपोरेट हो जाता है। हाँ, आप एक्सटर्नल अगर हीट करते हैं तो उसकी जो एवेपोरेशन है वो तेज हो जाएगी, लेकिन वैसे वो बड़ा बड़ा एवेपोरेट हो जाता है, बारिश होती है तो छतों से, फर्शों से सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है, कपड़ों से पानी उड़ जाता है अगर हम जब धो के डालते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। इस तरह आप कैंडल को एक दफ़ा जलाते हैं, जब एक दफ़ा जला देते हैं उसके बाद कैंडल खुद ब खुद जल के मुकम्मल जल जाती है। फिर आप एक ही दफ़ा आपने स्टार्ट करवाना होता है प्रोसेस, जब स्टार्ट करवा देते हैं उसके बाद वो खुद रन करता है। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो एक दफ़ा अगर स्टार्ट कर दें तो वो खुद ही कंप्लीट हो जाए बगैर किसी फर्दर एक्सटर्नल असिस्टेंस के, उसको हम कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेजॉरिटी जो है वो आप कह लें कि एक्सोथर्मिक होते हैं, उसमें हीट रिलीज भी हो रही होती है। ये वाला रिएक्शन ये भी एक्सोथर्मिक है। हशाम मलिक ने क्वेश्चन पूछना है। जी हशाम, 1 सा मिनट। जी बेटा। सर जी मैंने पूछना था कि आपने अभी कहा कि उनको यूज करने के लिए यानी कि उनको शुरू करने के लिए कोई बैरूनी मदद की जरूरत नहीं होती, तो फिर जब हम जलाते हैं बाहर से तो वो तो बैरूनी मदद होगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उसको स्टार्ट करवाना होता है, स्टार्ट करवाने के बाद उनको फर्दर नहीं करना होता। जैसे आपने चाय को बनाना है तो आप दूध पत्ती चीनी डाल के एक दफ़ा कौन सा सेका लगा के उसके बाद कर देना है, और चाय पकती क्या उसका नाम है, आपको लगातार उसको करवाने की जरूरत है। अभी मैं उसकी तरफ आने लगा था। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा आपने प्रोसेस स्टार्ट करवाया, अब सेका लगा दिया चाहे दूध वगैरह को, तो आपने उसको लगातार ही सेका लगवाना है जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको लगातार हीट देनी पड़े उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी वो खुद ब खुद नहीं होगा, वो करवाना पड़ना है। लेकिन अगर आप स्पॉन्टेनियस देखें तो आपको सिर्फ स्टार्ट करवाना है, आपने जस्ट आपको कैंडल को स्पार्क देना है, फ्लेम देना है। फ्लेम देने के बाद वो छोड़ दें आप उसे,
आप लगातार ना माचिस की तीली लेके बार बार उसको करेंगे ऐसे ऐसे कि बार बार उसे देते जाएंगे ऐसे हीट। जब हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको उसको कंटिन्यूसली करवाना होता है, आपको लगातार एक्सटर्नल असिस्टेंस देनी पड़ती है, फिर ही वो जाके कंप्लीशन पे आता है। जैसे अगर आपने नीचे से वाटर पंप करना है तो वाटर जब आप नीचे से पंप करेंगे तो आपने कौन सा एक ही दफ़ा उसको करना है, बल्कि पंप लगातार चलता है तो फिर ही पानी लगातार ऊपर आता रहता है। जैसे अगर आप नलके से पानी निकालना चाहते हैं तो एक दफ़ा उसका हैंडल घुमा के या हैंडल को उसको आप करके उसके बाद कौन सा छोड़ देंगे, भी पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आपको उसको कंटिन्यूसली कराना पड़ेगा जब तक आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको करवाने के लिए कंटिन्यू एनर्जी देनी पड़े, एक्सटर्नल असिस्टेंस देनी पड़े, तो इसको हम बोलते हैं द प्रोसेस इज नाउन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। और जिसको स्टार्ट करवाने के लिए जस्ट आपको एक ही दफ़ा मतलब करना पड़े लेकिन वो बाद में खुद ब खुद ही हो जाए, वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट पे खुद ब खुद चला जाता है। तो पेपर में एक दफ़ा सवाल भी आता होता है कि कैंडल जो है या कोयला है उसको आपको स्टार्ट करवाना पड़ता है, तो वो कैसे स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि आपने स्टार्ट तो करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लाइक वो स्टार्ट जब आपने करवा दिया उसके बाद आपको खुद ब खुद ही रन करेगा, ठीक है। जिस तरह अगर आप लोग जो हैं मुझे अगर गुस्सा दिलाएं तो एक दफ़ा थोड़ा सा स्पार्क देना है, जब स्पार्क दे दिया फिर मैंने शुरू हो जाना क्लास में बोलना, चाहे मुझसे 50 मिनट ही बुलवा लो फिर, ठीक है ना। तो बस आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्पार्क देना है। स्पार्क देने के बाद आपने देखना है कि सर बोलना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी, अब बोल ही जाएंगे बोल ही जाएंगे बोल ही जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बाकी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, उनको आपने लेट के उनको गुस्सा दिलाया, उन्होंने 2 मिनट डांटा, उसके बाद वो पढ़ाने लग गए, ठीक है। फिर आपने गुस्सा दिलाया, फिर वो बोलने लग गए, फिर पढ़ाने लग गए। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं ज़रा बोलना शुरू हो जाऊँ फिर मैं बोलते रहता हूँ। तो मेरा प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस और बाकी टीचर का, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली उनको बुलवाना पड़ता है पढ़ाई से बचने के लिए, उनको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अब याद रखना है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन सम प्रोसेस ऐसे हैं जो जिनमें हीट रिक्वायर्ड है लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वाटर जो है वो लिक्विड से जब वेपराइज होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में, तो ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक है। 44.0 किलो जूल पर मोल हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये मतलब जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन खुद ब खुद हो जाता है। इस तरह अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डालते हैं तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में जब आयनाइज होता है, अमोनियम आयन बनने और साथ इसके अलावा कौन सा आयन बनने हैं, क्लोराइड आयन बनने हैं, ये वाले। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसके लिए भी 15.1 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन ये भी खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाता है। वो प्रोसेस जिनमें जो एनर्जी है वो बहुत थोड़ी रिक्वायर्ड हो, इस रिएक्शन के लिए भी आप देखें बहुत थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है और इस रिएक्शन के लिए भी बहुत थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर बहुत थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो वो प्रोसेस जो है वो गैर एक्सटर्नल असिस्टेंस के, वो सिस्टम की एनर्जी को यूज़ करते हुए वो कंप्लीट हो जाते हैं। उनको हमें एज इट इज़ जो है वो कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाटर जो है वो जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है तो इतनी कोई ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड नहीं है, 44.0 इज़ द नॉर्मल हीट, ठीक है। तो ये सिस्टम से दूसरे मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करके, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के दौरान एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है वो बाहर आ जाता है वेपर फॉर्म में। बेसिकली वो एक दूसरे से ही हीट जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं। एज इट इज़ जो हमें हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस देने की, उनको हीट करके वेपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम हाँ हीट करते हैं तो प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, लेकिन एज इट इज़ वो खुद भी रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। एंडोथर्मिक है लेकिन जो हीट रिक्वायर्ड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह जो अमोनियम क्लोराइड है, जो आपने जब डिजोल्व करना है तो इसके लिए भी कोई हीट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होता है हमारा।
तो इसको आप देख लें कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। जी बेटा, बिलाल तुकीर। बिलाल तुकीर, यस। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। हेलो हाँ जी। सर जी वो कल मुझे पता नहीं चल रहा था ये कैसे चलाते हैं, तो इसलिए मैंने कल जुबैर से पूछा। सर जी अटेंडेंस यहाँ लगवानी है कि उधर लगवानी है? अटेंडेंस यहीं लगवानी है आप लोगों ने। जिन्होंने रोल नंबर लिखा उनकी अटेंडेंस लगनी है, जिन्होंने रोल नंबर नहीं लिखा वो उनकी अटेंडेंस नहीं है। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सिर्फ वही जो आप लेक्चर दे रहे हैं वही नजर आ रहा है। यहाँ पर ना मैंने स्टूडेंट्स का खोला हुआ है। शरोज ने रोल नंबर 15 लिखा है, उस्मान ने लिखा है, ये कोई सारा अरशद है, साढ़े को कुड़ियां भी पढ़ दियां वा, इन्हें भी अपना है। ये एफएससी ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ स्टूडेंट, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं। एक रासेब अली है, उसने रोल नंबर नहीं लिखा। सुबहान ने 87 लिखा है। शहजाद ने भी अपने नाम के साथ 219 लिखा है। ये आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है ये वाला जो मैंने खोला हुआ है? नो सर। अच्छा, गुलाम गौस ने जी सर। क्वेश्चन पूछना है, 1 मिनट। जी बेटा। सर ये जो रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर सर इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है ये लाजमी है कि नहीं लाजमी? यार अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, उसमें जो रिएक्शन की कंप्लीशन है ना वो इक्विलिब्रियम है। अगर वो ओके इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, मतलब रिवर्स नहीं हो रहा है, इरिवर्स हो रहा है, तो उसमें उसकी कंप्लीशन जो है वो इक्विलिब्रियम है। जी ये बेसिक ही आ गया, यानी कि ये अगर रिवर्सिबल होगा रिवर्सिबल, ये तो बेसिक आ गया। सही। बाकी सर मेरा रोल नंबर मैंने ना वो दूसरा वाला लिखा हुआ है, मेरा रोल नंबर वैसे कोई और है, 201 है मेरा। वो मैं तो और आप कहीं भी इसने क्लास ये लेता क्यों हूँ। लिखा हुआ है अक्टूबर मेडिकल लिखा हुआ है, पता नहीं आपने। अरे ये मेरा अकेडमी का है सर, वो आईडी अकेडमी मेरी। को छोड़ो, अकेडमी के लिए एक और अकाउंट बना लो, 2 अकाउंट बना लो। ओके, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मैं सीआर हूँ सर 201। ठीक है जी, ओके सर जी मेरी अटेंडेंस भी लगा लेना। ओके ओके। आप लोग अपना रोल नंबर मेंशन कर लो सारे नाम सर के जी साथ कहाँ पे कल, लिखे हैं आप? और नाम के साथ ही ठीक है सर जी।